विद प्रवीण चैनल पर स्वागत है। आज के इस डीप डाइव में एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि इंसानी व्यवहार से जुड़े एक बहुत गहरे विषय पर चर्चा होने वाली है। और आज का हमारा विषय ऐसा है जिससे शायद हर कोई जुड़ाव महसूस कर सकता है। बिल्कुल। तो आज के लिए जो स्रोत हमारे पास है वो असल में बुक इनसाइडर नाम के एक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। ये वीडियो शेल्डन हाउ की बहुत ही चर्चित किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का एक गहरा विश्लेषण करता है। हाँ, लेकिन इस स्रोत की जो सबसे खास बात मुझे लगी वो इसका तरीका है। मतलब अनुशासन जैसे भारी भरकम और सैद्धांतिक विषय को इसने किसी न्यूरोसाइंस के लेक्चर की तरह बिल्कुल नहीं समझाया। एग्जैक्टली सही कहा। इसके बजाय ये हमें ऋतिक नाम के एक बहुत ही आम युवा की कहानी के जरिए अनुशासन के पीछे का विज्ञान समझाता है। ऋतिक की कहानी बहुत जानी पहचानी सी लगती है। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाला एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी बस किसी तरह कट रही है। हाँ, किसी तरह चल रही है। उसके पास नौकरी तो है लेकिन अंदर से एक खालीपन है, एक दिशाहीनता है। और फिर एक दिन यूं ही फोन स्क्रॉल करते हुए वो एक किताब ऑर्डर कर देता है। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। ये डीप डाइव सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान देने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य ये देखना है कि कैसे छोटी छोटी आदतें किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी या यूं कहें कि उसके दिमाग की वायरिंग को बदल सकती हैं। और ऋतिक की ये कहानी इसलिए इतनी प्रभावशाली है क्योंकि इसमें कोई जादुई बदलाव नहीं है। ये उन तमाम लोगों की कहानी है जो अपनी जिंदगी में एक ठहराव महसूस करते हैं। ये डीप डाइव ये समझने में मदद करेगा कि अनुशासन कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत के अनुसार किताब का पहला चैप्टर है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। जब ऋतिक किताब पढ़ना शुरू करता है तो एक लाइन उसे बहुत गहराई तक झकझोर देती है। वो लाइन कि अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ जा रहे हो तो तुम कभी वहां नहीं पहुंचोगे। हाँ, बिल्कुल यही लाइन। ये सुनकर ऋतिक को एहसास होता है कि वो अब तक बस हवा में बड़े बड़े सपने देख रहा था, जैसे कि खुद की कंपनी खोलना या कोई बड़ा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना। सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के वो सिर्फ ख्याली पुलाव रह जाते हैं। सही बात है। और इसी एहसास के तुरंत बाद ऋतिक अपनी जिंदगी का पहला गोल चार्ट बनाता है। इसमें वो लिखता है कि उसे 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स पूरे करने हैं और किताबें पढ़नी हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक बिंदु है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऋतिक ने अपने चार्ट में सिर्फ करियर और फिटनेस को ही नहीं रखा, उसने एक और लक्ष्य जोड़ा, हर हफ्ते अपने माता पिता को कॉल करना। हाँ, ये हिस्सा मुझे भी बहुत दिलचस्प लगा। अक्सर जब लोग अनुशासन की बात करते तो सारा फोकस काम और फिटनेस पर होता है, रिश्तों को कोई लक्ष्य नहीं मानता। बिल्कुल, लेकिन असल में दर्शाता है कि असली अनुशासन जीवन के हर पहलू में संतुलन लाने का नाम है। इंसान का दिमाग सिर्फ मशीनी काम के लिए नहीं बना है, उसे भावनात्मक संतुलन की भी जरूरत होती है। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक गोल चार्ट बना लेने से सब कुछ जादुई रूप से ठीक हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्रोत में ऋतिक की कहानी इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है। जब वो अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए सुबह 6 बजे का अलार्म लगाता है तो वो स्नूज बटन दबा देता है। हाँ, अलार्म बजता है और वो तुरंत स्नूज कर देता है। जब उसकी आंख 7:30 बजे खुलती है तो वो खुद पर बहुत गुस्सा होता है। ये तो बहुत ही आम बात है। शायद हम सब ने कभी ना कभी ऐसा किया है। और यही बात ये साबित करती है कि असफलता इस प्रक्रिया का ही हिस्सा है। हमारा शरीर और दिमाग बदलाव का विरोध करते हैं, वो ऊर्जा बचाना चाहते हैं। तो यहाँ से कहानी का दूसरा चरण शुरू होता है, रूटीन बनाना, यानी दिनचर्या का निर्माण। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ऋतिक का वो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक का नया और सख्त टाइम टेबल है ना? बिल्कुल सही। एक्सरसाइज, काम, लंच और पढ़ाई का समय सब कुछ पहले से तय। स्रोत बताता है कि कुछ हफ्तों के शुरुआती संघर्ष के बाद ऋतिक के मैनेजर को भी उसकी प्रोडक्टिविटी देखकर हैरानी होती है। क्योंकि रूटीन का मतलब खुद को किसी जेल में कैद करना नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार ये डिसीजन फटीग को कम करता है। डिसीजन फटीग यानी निर्णय लेने से होने वाली थकान। बिल्कुल। जब रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले ऑटो पायलट पर चले जाते हैं तो दिमाग की ऊर्जा बचती है जो ज्यादा जरूरी कामों में लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या एक सख्त रूटीन इंसान को रोबोट नहीं बना देता? स्रोत में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है जब ऋतिक का दोस्त राहुल उसे रविवार को मूवी के लिए बुलाता है। हाँ। और ऋतिक पहले परेशान हो जाता है कि इससे उसका रूटीन टूट जाएगा। वो मना करने ही वाला होता है, तभी उसे किताब की एक बहुत अहम लाइन याद आती है, एक कठोर रूटीन कभी कभी बोझ लग सकता है। और यही वो बिंदु है जहां लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी का महत्व समझ में आता है।
अनपेक्षित घटनाओं के लिए रूटीन में लचीलापन होना बहुत जरूरी है। ऋतिक मूवी देखने जाता है और समझ जाता है कि जीवन का आनंद लेना और अनुशासित रहना एक साथ मुमकिन है। जो लोग बहुत सख्त रूटीन बनाते हैं उनका रूटीन कांच की तरह होता है, थोड़ा सा दबाव पड़ा और वो टूट जाता है, लेकिन लचीलापन उसे रबर बैंड की तरह बना देता है। और लचीलेपन की इस चर्चा से हम किताब के तीसरे सबक पर आते हैं, आत्मनियंत्रण और भटकाव से बचना। स्रोत में ऋतिक की जीवन से कुछ बहुत ही आम उदाहरण दिए गए हैं। जैसे वो फोन से बेकार की एप्स हटा देता है और दिन में सिर्फ 15 मिनट सोशल मीडिया चलाने का नियम बनाता है। हाँ, और वीकेंड की पार्टी में जाने से मना करना। लेकिन सबसे मजेदार उदाहरण है ऑफिस में लंच के बाद अपने पसंदीदा गुलाब जामुन को खाने से खुद को रोकना। कॉर्पोरेट ऑफिस में तो ये बस एक बाइट खा लो वाला कल्चर बहुत होता है। बिल्कुल, कोई ना कोई मिठाई ले ही आता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो भटकाव हमेशा बहुत ही हानि रहित ब्रेक का रूप लेकर आते हैं। जैसे बस एक गुलाब जामुन से क्या ही फर्क पड़ेगा। सही कहा, लेकिन आत्मनियंत्रण का मतलब हर चीज से दूर भागना नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को समझना है। अनुशासन असल में इस बात का चुनाव है कि मेरा मतलब है कोई भी व्यक्ति अभी क्या चाहता है और सबसे ज्यादा क्या चाहता है के बीच किसे चुनता है। ये वाक्य तो सच में बहुत असरदार है। अभी गुलाब जामुन खाना है या सबसे ज्यादा अपनी फिटनेस चाहिए। बिल्कुल, जब प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं तो किसी भटकाव को ना कहना एक बोझ नहीं लगता, बल्कि एक सशक्त फैसला बन जाता है। अब चौथे सबक की बात करते हैं, वर्तमान में जीना यानी माइंडफुलनेस से दिमाग को शांत करना। स्रोत में किताब के एक बहुत ही शानदार उदाहरण का उपयोग किया गया है। हाँ, कि दिमाग एक बंदर की तरह है जो एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। बिल्कुल। ऋतिक अपनी बालकनी में बैठकर ध्यान लगाना शुरू करता है और अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के महसूस करता है। माइंडफुलनेस के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि लोगों को लगता है ये सिर्फ आंख बंद करके शांत बैठने तक सीमित है। तो इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है? मतलब असल जिंदगी में ये कैसे काम आता है? स्रोत बताता है कि कैसे इस प्रैक्टिस ने ऋतिक को ऑफिस के एक बहुत ही तनावपूर्ण प्रोजेक्ट के दौरान पैनिक होने से बचाया। वो शांत रहा और उसने काम को अच्छे से संभाला। और इतना ही नहीं, जब वो अपनी माँ से फोन पर बात करता है तो वो मल्टीटास्किंग छोड़कर अपना 100% ध्यान उन्हें देता है। इससे उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। यही तो माइंडफुलनेस की असली ताकत है। ये अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं के शोर को कम करके इंसान को वर्तमान में जीना सिखाती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या यहाँ से ऋतिक की जिंदगी बिना किसी बाधा के एकदम सही चलने लगती है? असल जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होता। सफर कभी सीधा नहीं होता। और यही हमारा 5वां सबक आता है, असफलता को फिर से परिभाषित करना और उससे सीखना। ऋतिक एक बड़े प्रोजेक्ट में बुरी तरह फेल हो जाता है क्योंकि उसने काम अपनी टीम में सही से बांटा नहीं था। वो खुद को एक लूजर महसूस करने लगता है। हाँ, उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन किताब यहाँ एक बहुत गहरा ज्ञान देती है कि असफलता एक भटकाव है, कोई डेड एंड नहीं, कोई रास्ता बंद होने का साइन बोर्ड नहीं है ये। ऋतिक खुद को कोसने के बजाय अपने दीवार वाले चार्ट पर सीखे गए पार्ट का एक नया कॉलम बनाता है। वो समझ जाता है कि सारा काम खुद करना उत्पादकता नहीं है। श्रोताओं को इस बिंदु पर जरूर सोचना चाहिए कि क्या असफलता के बिना हम कभी मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं? जब कोई गिरता है और अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा खड़ा होता है, तभी असली लचीलापन आता है। बिल्कुल सही बात है। और अब हम आते हैं छठे और अंतिम सबक पर, निरंतरता और एक अंतिम सफर। द मैजिक ऑफ कंसिस्टेंसी। हाँ, ऋतिक हर दिन अपनी फिटनेस को 30 मिनट देना शुरू करता है, चाहे वो कितना भी थका हुआ क्यों ना हो। वो फिर से एक बड़ा प्रोजेक्ट लेता है और इस बार अपनी पिछली गलतियों से सीखकर सफल होता है। उसके पुराने दोस्त भी उसका ये बदलाव देखकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि प्रेरणा और निरंतरता में बहुत बड़ा फर्क है। वो कैसे? प्रेरणा एक माचिस की तीली की तरह है जो सिर्फ शुरुआत करने में मदद करती है, लेकिन निरंतरता वो लकड़ी है जो उस आग को लंबे समय तक जलाए रखती है। निरंतरता ही इंसान को मंजिल तक ले जाती है। तो अगर हम पूरे स्रोत के मुख्य संदेश को समेटें तो ये साफ है कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में हासिल हो जाए। किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि अनुशासन कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। एक ऐसा सफर जो ताउम्र चलता है। और ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ ऋतिक की नहीं है। हाँ, ये हम में से किसी की भी हो सकती है जो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहता है। हर वो इंसान जो अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटना चाहता है। बिल्कुल। अब इस डीप डाइव का समापन करने से पहले
श्रोताओं की बातों से परे एक अंतिम उत्तेजक विचार श्रोताओं के सामने रखना जरूरी है। हाँ, एक ऐसा विचार जिस पर श्रोताओं को जरूर मंथन करना चाहिए। वो विचार क्या है? अगर अनुशासन एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती, तो क्या आधुनिक दुनिया में जल्द से जल्द मंजिल तक पहुंचने की हमारी जिद ही वो मुख्य कारण है जो हमें भीतर से सबसे ज्यादा अनुशासनहीन और बेचैन बना रही है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या हम प्रक्रिया को छोड़कर सिर्फ परिणाम के पीछे भाग रहे हैं? यही विचारने वाली बात है। श्रोताओं को इस पर स्वयं चिंतन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बहुत ही शानदार चर्चा रही आज की। अगर श्रोताओं को ये डीप डाइव ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल प्रोग्रेस विद प्रवीण को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई इस विषय को और गहराई से समझना चाहता है तो उस किताब को भी पढ़ सकता है। हाँ, और उस किताब का नाम है हाउ टू बी स्टे डिसिप्लिन्ड। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए डीप डाइव के साथ मिलेंगे।